अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन के 5 मेथड, मैंने आपको 5 मेथड लास्ट क्लास में भी बता दिए। लास्ट लेक्चर में आप उसे डिटेल से उनके एक एक बारे में देख भी सकते हैं कि उसमें क्या डिस्कस हुआ है। बहरहाल ये 5 मेथड हमारे पास, एक मेथड स्ट्रेट लाइन वाला और उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगा, आप देखें कि उन जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं उसमें मीनिंग क्या है उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक करके मेथड के ऊपर आते हैं, एक एक मेथड के ऊपर आते हैं डिटेल में कि कैलकुलेशन कैसे होती है, टेबल कैसे बनता है, उसकी वैल्यूज़ को कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर चूँकि इसका नाम से पता चला है स्ट्रेट लाइन, जब ग्राफ बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ना डेप्रिसिएशन बढ़ता है ना कम होता है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। आर्स मेथड का नाम इस वजह से आर्स मेथड है चूँकि इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है आर्ली बेसिस पे, 1 घंटे में कितनी मशीन की वैल्यू कम हुई। स्ट्रेट लाइन में एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है, पूरे 12 महीनों में मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई, 1 घंटे में मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई, और एक यूनिट बनाने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी या हो गई, पर यूनिट डेप्रिसिएशन 12 महीनों में मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, छोटी सी बात मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, अल्फाजों पे थोड़ा गौर कीजिएगा तो उसी से बात समझ में आती है। स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में मैं कह रहा हूँ कि 12 महीनों में कितनी वैल्यू गिर चुकी, इसमें मैं कह रहा हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कि 12 महीनों में कितनी वैल्यू गिरेगी, गिर चुकी नहीं, गिरेगी, ठीक है। इसका मतलब साल के शुरू में बैठ के कैलकुलेशन करो, ठीक है, बल्कि इसमें कितनी वैल्यू गिरेगी, इसमें कितनी गिर चुकी, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी सेम वर्डिंग है, इसमें अलग है, तो इसमें इसका मतलब साल के शुरू में कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। बहरहाल तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 12 मंथ्स में कितनी वैल्यू गिर चुकी, और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के अंदर पूरे 1 साल में कितनी वैल्यू गिरेगी, ठीक है। देखें, जब हम एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं इसका मतलब होता है 12 मंथ्स। जब हम पर आर की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब सिर्फ 1 घंटे का डेप्रिसिएशन, 1 पीस का डेप्रिसिएशन, एनुअल 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, एनुअल यानी कि 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए, ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन है 12 मंथ्स का, इसमें अगर आपने मशीन खरीदी है जनवरी से 1 साल कब कंप्लीट होगा, 12 महीने, दिसंबर 31, ठीक है। अगर आपने मशीन खरीदी है जनवरी की 15 तारीख को, साल कब खत्म होगा, दिसंबर 31। अगर आपने मशीन खरीदी है जनवरी की 15 के बाद, तो 15 जनवरी के बाद जब खरीदी है तो जनवरी का महीना काउंट नहीं होगा, उसके बाद फेब से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपने खरीदी है मिसाल के तौर पर 17 को, तो फिर आप ऐसे करें कि इसे आप जनवरी के बाद साल पूरा खत्म होगा अगले जनवरी 31 को। अगर ये 2019 है तो ये 2020 है, यहाँ फेब से स्टार्ट करेंगे फिर इस कैलकुलेशन को, गिनेंगे फेब से, ठीक है। ये डेट ऑफ परचेज हमें लिखी हुई है 15 के बाद है। अच्छा, एक बात, इसे छोड़ दे, इसे हम अभी ले लेंगे, ये फर्स्ट है, ठीक है। कब खत्म होगा, दिसंबर 31 को। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर किसी ने परचेज की हो मशीन मार्च में, ठीक है, तो साल कब खत्म होगा, मार्च में 1 को परचेज किए तो मार्च से आप अगले साल जाएंगे ना, फेब को कंप्लीट होगा साल, ठीक है। ये इस वजह से बता रहा हूँ, आमतौर पे आपको ये 20 के ईयर में 20 की डेट में दी हुई होगी कि मशीन इस वक्त में खरीदी गई है, परचेज की गई है, ओके जी।
अच्छा नेक्स्ट पर आए तो ये 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बताता है, ये पर आर का बताता है, ये पर एक पीस का बताता है, ये 12 मंथ्स का बताता है, ये भी 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बताता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पर भी कॉस्ट आ रही है, याद रखिए यहाँ पर कॉस्ट आ रही है, यहाँ कॉस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ कॉस्ट का वर्ड, यहाँ कॉस्ट का वर्ड, यहाँ कॉस्ट का वर्ड, पांचों मेथड में कॉस्ट आ रही है। कौन सी कॉस्ट है, ये वही कॉस्ट है जो हमने कॉस्ट ऑफ मशीन के नाम से कैलकुलेट की है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि उस लेक्चर में हमारे पास आई थी 2165,400, वहाँ आई थी, अभी उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसे चेंज करके कोई राउंड फिगर की अच्छी सी फिगर लिख देंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। तो ये जो कॉस्ट आई थी सारी जगहों पे वो कॉस्ट यूज होगी, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, इसे परचेज प्राइस भी कहते हैं, इसे कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट भी कहते हैं। यही बैलेंस शीट में जाती है, बैलेंस शीट में जाने की वजह से इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट में वही लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट में सॉल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू, अल्फाज से पता चल गया होगा। ठीक है, इसका एक और नाम है वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। जो यूजफुल लाइफ है, ठीक है, आपकी मशीन की, क्या आपकी मशीन की यूजफुल लाइफ है कि मशीन 3 साल तक जब लेते हैं उसी को बता देते हैं कि मशीन जो है वो 3 साल तक चलेगी या 5 साल तक चल सकती है, तो उसकी यूजफुल लाइफ है हमारे पास। ठीक है, तो हम अंदाज़न बताते हैं, पुराना हमारा तजुर्बा बताता है, और हमारे जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए होते हैं मशीन के ऑपरेटर्स, वो बताते हैं कि मशीन इतने साल तक हमारे पास चलेगी। ठीक है, तो ये मशीन चलने के बाद इसकी आफ्टर यूजफुल लाइफ कितनी वैल्यू रह जाएगी 3 साल के चलने के बाद, कौन देगा वो पैसे फिर हमें उसके बाद चलने के बाद, जब हम उसे स्क्रैप में दे देंगे ना, ये लिखा हुआ स्क्रैप वैल्यू, जब आप मुझे स्क्रैप में दे देंगे तो वो वैल्यू स्क्रैप में देने, स्क्रैपर जो हमें देगा पैसे, वो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इसी को सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। एक और नाम इसी का है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। रेजिडुअल वैल्यू के मीनिंग होते हैं कि ऐसी वैल्यू जो कि उस चीज़ के, उस एसिड के अंदर घुस के रहती हुई, उसे आप अलग कर ही नहीं सकते, उसे कहते हैं रेजिडुअल, वो उसका पार्ट है। आप वो चीज़ फूट भी जाए ना, कोई मिसाल के तौर पे मशीन है लोहे की है, तो कुछ भी कर ले फिर भी वो लोहा तोड़ के जाएगा, आपको पैसे तो देगा ना। क्या आप उससे वो वज़न अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर रहता है, उसके अंदर रेजिडेंस के तौर पर है, रेजिडुअल वैल्यू उसे कहते हैं। तो हमारे पास इसके 4 नाम है, सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूले में यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। यूजफुल लाइफ इन ईयर्स का मतलब है कि ये मशीन जब हम देते हैं तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि कितनी इसकी ईयर में लाइफ है, इसकी लाइफ ईयर्स में कितनी है, कितने साल हमारे पास चलेगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूँ कि मैं मशीन ले रहा हूँ, मेरे पास ये मशीन 5 साल चलेगी, तो मैंने इसको लिख दिया कि यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। मैंने इसे लिखा यूजफुल लाइफ इन ईयर्स में 20 के घंटे के तौर पे मैंने इसे लिखा 5 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद है यूजफुल लाइफ इन आवर्स। यूजफुल लाइफ इन आवर्स, कितने घंटे चल सकती है, घंटों में लाइफ बताएं। मिसाल के तौर पे मैं जब कोई मशीन लेता हूँ तो मैं उसको ऑटो पहले से बता देता हूँ कि भाई ये मशीन 20,000 घंटे चलेगी। उसके बाद इसी तरह यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, कि कितने पीस बनाएगी, ठीक है, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, जब यूनिट्स की बात करेंगे तो आवर्स और ईयर को छोड़ देंगे, पीस उसमें बने ख़त्म हो गई। अब वो जितनी भी उसकी लाइफ है, एक ही दिन में आपने पीस बना दिए। मिसाल के तौर पे वो पीस हम दे देते हैं भाई 40,000 पीस, ठीक है।
अच्छा जी, और आगे है तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ यूज हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग वाले में, अगर आप पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो उस वक्त मशीन न्यू है ना, तो पहले दिन अभी खरीदी अभी अभी निकाल रहे हैं, इस वजह से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस साल से पहले का जीरो है, पहले इस्तेमाल नहीं हो चुकी। जब आप अगले साल में पहुंचेंगे एक साल बाद, तो एक साल चूंकि वो चल चुकी होगी, तो फिर जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पुराना जितनी इस्तेमाल ये हो चुकी है ना पुराने साल में, मिसाल के तौर पे 2015 में ली, 2015 के आखिर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो 2015 के लेते वक्त ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, बल्कि इस मेथड और इस मेथड के अंदर, ठीक है, शुरू में ही निकलता है दोनों में, साल के शुरू में। तो जब आपने 2015 में जनवरी में मशीन ली, तो 2015 के जनवरी में आप ये बताएं कि न्यू मशीन है, क्या 14 में इस्तेमाल हो चुकी है? नहीं, क्यों? क्योंकि न्यू है, ब्रांड न्यू मशीन है, तो इसलिए 2015 की कैलकुलेशन करते वक्त इसको जीरो लिखेंगे। जब 2016 में पहुंचेंगे उसके जनवरी में कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त उसको जीरो नहीं लिखेंगे, 15 में अब इस्तेमाल हो चुकी, तो 15 का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे। जब 17 में पहुंचेंगे तो 2 साल पीछे इस्तेमाल हो गई, 15 और 16, उन दोनों को जमा करके जो एक्यूमुलेटेड आएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो यहाँ माइनस होगा। जब 2018 में पहुंचेंगे तो पीछे 3 साल इसकी लाइफ हो चुकी, तो 3 साल का टोटल करके यहाँ आएगा। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा नहीं, ब्रैकेट के बाद माइनस करने के बाद जो जवाब आता है, तो कोस्ट में से जब भी आप माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो अभी बैलेंस शीट में भी मैंने पीछे बताया कि जब भी कोस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आपस में माइनस किया, बुक वैल्यू आ गई, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया रेट, और रेट आपको गिवन होगा आमतौर पे 40% 30% ये रेट आपको गिवन होगा, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ गई। अच्छा, नेक्स्ट में है तो आपके पास कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, यही ऊपर वाला पार्ट जो यहाँ डिस्कस हुआ है। एक बात यहाँ मैं और बता दूँ आपको कि कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू जब आप करते हैं इसमें और इसमें, तो कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू को कहते हैं कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू इक्वल टू, इसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कोस्ट, ठीक है। मतलब क्या बना कि अगर 2 लाख की कोई मशीन खरीदी, उस पर सॉल्वेज वैल्यू 2 लाख है, मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, पता है कि भाई 5 साल तक उसकी लाइफ है, 5 साल तक मैं चलाऊंगा, जब 5 साल चल जाएगी उसके बाद वो मशीन मेरे पास 5 साल के बाद चली जाएगी, बिक जाएगी, कितने की? मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए की। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, 1,80,000 रुपये बचे, ये 1,80,000 रुपये डेप्रिसिएबल है, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या मैं इतनी इस्तेमाल कर सकूंगा इसे? 20,000 की तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो मैं जब वापस दे दूंगा कबाड़ी को तो मुझे 20,000 रुपये वो देगा, तो 2 लाख में से 20,000 वो देगा, बाकी 1,80,000 की मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी 2 लाख रुपये मुझे दोबारा वापस मिल रहे हैं। 20,000 रुपये कबाड़ी देगा, 1,80,000 मशीन इस्तेमाल की शक्ल में देगी, मेरे सारे पैसे वसूल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएबल कोस्ट कहते हैं ये जो 1,80,000 बचा है ना, ये 5 सालों में इस्तेमाल होगा, बस 2 लाख इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि 20,000 तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, मुझे वापस मिल जाएंगे। 1,80,000 सिर्फ 5 साल में इस्तेमाल होगा, वो आप 5 सालों में बांट दें तो कितना कितना इस्तेमाल आ रहा है वो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा 12। मैं ये बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला कि कोस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएबल कोस्ट। इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, और इसकी जगह भी लिखा जा सकता है डेप्रिसिएबल कोस्ट। फिर मल्टीप्लाई करके फैक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं इसे और करके मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, डिवाइड भी लिख सकते हैं। देखें फ्रैक्शन में मैंने बता दिया कि ये रिमेनिंग लाइफ का मतलब जब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे, 2015 में मशीन ली है तो इसकी रिमेनिंग लाइफ अभी आपने लिखा भाई जब हमने लिए तो इसकी लाइफ कितनी है 5 साल,
तो इसकी लाइफ 5 साल है, आप ये लिखेंगे। पहली कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर, ठीक है। और 5 ईयर की वजह से यहाँ एस वाई डी क्या आएगा, 5 ईयर की वजह से एस वाई डी आ जाएगा 15। अगर 10 साल लाइफ होती तो 10 को आप उल्टी गिनती 1 तक लेकर जाते, प्लस कर देते, काउंट डाउन टिल 1, ठीक है, सम ऑफ काउंट डाउन टिल 1, उल्टी गिनती 1 तक सम करे सबको, तो जो बनता है वो तुम्हारे पास एस वाई डी कहलाता है। एस वाई डी आ जाएगा। ऊपर रिमेनिंग लाइफ में क्या लिखेंगे, पहले साल कैलकुलेशन कर रहे 2015 में लिए मशीन, 2015 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिमेनिंग लाइफ आएगी 5 साल। तो अगर 5 साल लाइफ है 10 है तो 10 साल आएगी। 2016 में कैलकुलेशन करेंगे तो रिमेनिंग लाइफ कितनी आएगी, रिमेनिंग लाइफ आएगी 9 साल अगर 10 साल लाइफ थी, और 5 साल लाइफ थी तो 4 साल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर 2017 में आएंगे तो रिमेनिंग लाइफ 3 साल बच जाएगी, ठीक है। 2018 में आएंगे तो रिमेनिंग लाइफ 2 साल बच जाएगी, फिर 1 साल। इस तरीके से रिमेनिंग लाइफ हम चेंज करते हैं, हर साल रिमेनिंग लाइफ आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। ये फार्मूलाज के अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने ये फार्मूलाज आपको थोड़ा सा इसमें जो बता सकता था वो मैंने आपके लिए बता दिया। अब हम कैलकुलेशन पे आ रहे हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन वाला मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा डेटा बनाऊँ कि जो सारे क्वेश्चन में हमारे साथ चल सके, बार बार मुझे डेटा ना बनाना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ मशीन, कैलकुलेट करके दे या फिर डायरेक्टली दे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लूँ, कैलकुलेशन पीछे हो चुकी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास मिसाल के तौर पे एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है आपके पास 1 लाख रुपये। छोटी अमाउंट ले रहा हूँ ताकि आसानी से इसे हम मुकम्मल कर सकें छोटी छोटी वैल्यूज़ के साथ। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख रुपए। फिर मैंने इसमें लिखा कि इसकी एक्स सॉल्वेज वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे रुपीज़ 10,000, ठीक है। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी जो कि 90,000 रुपये बनती है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, अंदाज़न यूजफुल लाइफ ईयर्स में कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन आवर्स, घंटों में भाई कितने घंटे लाइफ, इस अगर लाइफ घंटे के हिसाब से देखें तो कितने घंटे जो है वो मशीन चल सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 45,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, ठीक है। ये ऐसे यूं भी लिखा जा सकता है, एक्सपेक्टेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी मशीन अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है।
मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 1,80,000 यूनिट्स, 1,80,000 यूनिट्स मशीन जब बनाएगी ना, जिस दिन भी मशीन ख़त्म हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़त्म, अब बेच दो, एक दिन में ही बना दो भले, अगर बना सकते हो तो, मिसाल दे रहा हूँ, अगर दिन बड़ा कर लो। अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ डिमिनिशिंग, बैलेंस, %40। ठीक है, ये डेटा कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, अगर क्वेश्चन में बनाऊं, रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि आप नंबर फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फुल लाइफ, फुल लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालें। प्रीपेड या फिर लिखा जाएगा पास एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर लिखा जाएगा सेटअप, टी अकाउंट्स, 2 टी अकाउंट बनते हैं, एक टी अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और एक टी अकाउंट बनता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन का। नंबर 4 पे है फिर पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर आए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन और ये सर्वेज वाली तमाम चीज़ें। सबसे पहला अगर मैं मेथड यूज़ करूँ, यहाँ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फुल लाइफ बाय यूजिंग ऑल 5 मेथड्स। पांचों मेथड से एक ही मरतबा करके बताएं। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाला मेथड। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला फॉर, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉर्मूला फॉर एनुअल depreciation expense, cost minus salvage value divided by useful life in years। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला आपके पास, फार्मूले में आप वैल्यूज वगैरह कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन आप इसे इसी तरह रहने दो, एक टेबल बनवा लो। ठीक है, उस टेबल के थ्रू हम इस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले टेबल के अंदर लिखते हैं कुछ कैलकुलेशन के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, आगे में काम आएगी। सबसे पहले लिखते हैं एयर, उसके बाद कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, लास्ट में है बुक वैल्यू। ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें आपके पास ईयर में सबसे पहले पहला ये मशीन आपने यहाँ मैंने लिखी नहीं, लिखा नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेट ऑफ परचेज जनवरी 1, 2015। अपनी तरफ से मैंने डेट, फिलहाल मैंने जो डेट दी वो जनवरी की जानबूझ के लिए, ताकि ईयर के स्टार्ट से हमारे पास काम, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं पहला साल कब से कब तक का है। पहला साल या मशीन को पहला साल कब होगा ये बताएं, एक साल कब होगा मशीन को, एक साल होगा जनवरी 1, 2015 से लेकर 2 लिखा मैंने दिसंबर 31, 2015। ये पहली कैलकुलेशन होगी। और फॉर्मूले में कैलकुलेशन में या फिर यहाँ लिखे फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला, अब यहाँ अप्लाई करें। सबसे पहले क्या लिखें, कोस्ट, मैंने ये लिखा कोस्ट 1 लाख रुपए माइनस सॉल्वेज वैल्यू 10,000 रुपए डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स 5। आपने इसमें से इसे माइनस किया 90,000 और 90,000 को आप डिवाइड कर लें 5 से। ठीक है, ये आपके पास पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इसे एक्सपेंस इसलिए कह रहे हैं कि ये 1 साल का बता रहे हैं, 2015 का या जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने। मैंने ऊपर एनुअल लिख दिया, एनुअल का मतलब 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स को जस्टिफाई कर रहा है कि 18,000 रुपये, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं 18 और 18 मिलाकर 36, ठीक है, फिर दोबारा 18, ठीक है 54, फिर दोबारा 18। इस तरह करते करते आप अगर 5 मरतबा 18,000 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 90,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि इसको जस्टिफाई कर रहा है डेप्रिसिएबल कॉस्ट को। इसको इसमें से माइनस करें तो 90,000 बच रहा है। 90,000 आपका असल में 5 साल में पूरे यूज़ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। 90,000 रुपीज़ का आपने एसिड यूज़ किया, 10,000 रुपये जो ऊपर बच गए, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये देकर इसे लाए थे, 1 लाख रुपये आपको इस पेपर देगा, कबाड़ वाला देगा, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरीके से 18,000 रुपये आ गया। अच्छा नेक्स्ट पर आए तो एक साल की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। मैं इसे अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ कि हमने इसमें क्या लिखना है, उसे छोड़ दें, बुक वैल्यू में क्या करना है। अच्छा दोबारा आए नेक्स्ट ईयर कब से कब तक है, जनवरी 1 से लेके 2016 से लेके दिसंबर 31, 2016 तक का दूसरा साल है। इसमें दोबारा यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इसे देखते हुए चलेगा। सॉल्वेज वैल्यू भी भाई अगले साल भी वही है, और लाइफ इन ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ वो 5 ही है। दोबारा 18,000, ठीक है। उसका अगला साल कब से कब तक है, जनवरी 1, 2017 से लेकर दिसंबर 31, 2017 तक। 1 लाख रुपए पोस्ट, 10,000 रुपये 5 से डिवाइड, 18,000 रुपये। फिर आ गया जनवरी 1, 18, दिसंबर 31, 18। 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड 5, कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 लास्ट ईयर।
ठीक है जी। आए इस कैलकुलेशन को मजीद आगे बढ़ाएं, ख़त्म करें। 18,000 रुपये पहले साल का था, तो पहले साल आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने लिखा 18,000 रुपये, पहले साल तक कितनी इस्तेमाल हुई। दूसरे साल तक 18 और 18 मिलाकर कितनी इस्तेमाल हुई, 36। ठीक है। फिर उसके अगले साल तक कितनी इस्तेमाल हुई, इस 3 18 को मिलाओ तो ये बन गया 54। उसके अगले साल तक जरा लगाएं कितनी इस्तेमाल हुई, 72। उसके बाद 18 और लगाओ 90,000। ठीक है, यहां तक हो गया। चल बातें इसमें समझने की जरूरी है। आगे हर फॉर्मूले के अंदर हर एक जो दूसरे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं 4 और सब में यही टेबल में सिर्फ इसमें मिटाता जाऊंगा। एक मरतबा बना के हमारा टाइम जान छूट गई, टाइम की बचत हो गई, दोबारा इसी में काम होता रहेगा। डेट यही चलेगी, यही टेबल चलेंगे, सिर्फ अंदर की कैलकुलेशन चेंज होगी। देखें बुक वैल्यू किसे कहते हैं, बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया। अब तक मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेशन के वो बताए कि देखें एक फॉर्मूला मैंने बताया कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, वो कहते हैं जब आप कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू करते हैं, ये किया हुआ ऊपर, इसे डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों को मिटाकर इसकी जगह डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया कि बुक वैल्यू किसे कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं जब आप कॉस्ट में से माइनस कर देते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, या इसका दूसरा नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास बुक वैल्यू बचती है। ठीक है, बुक वैल्यू आपके पास मिली हुई, तो यहाँ बुक वैल्यू चाहिए। दिसंबर 2015 में क्या करोगे, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। 1 लाख में से माइनस करना जरा एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये 18,000, तो 18,000 रुपये जरा 1 लाख में से माइनस करना, तो 18,000 रुपये माइनस करने के बाद 1 लाख में से बच जाएगा आपके पास 82,000। ठीक है। फिर उसके बाद इस साल का इस साल की बुक वैल्यू क्या आएगी, इस साल की आपके पास बुक वैल्यू, दोबारा ही फॉर्मूला लगाना जरा, कॉस्ट 1 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपकी मरतबा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये है, तो इसमें 36 माइनस करना 1 लाख में से, तो आपके पास बच जाएंगे 64,000। अब और आगे हैं, आपकी बुक वैल्यू, दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, 1 लाख में से अब 54,000 माइनस करें तो 46,000 बच जाएगी। अब उसके बाद दोबारा नेक्स्ट में इस साल जरा ये फॉर्मूला अप्लाई करें बुक वैल्यू का, तो 1 लाख में से 72,000 माइनस कर दें तो आपके पास 28,000 रुपये बच जाएंगे। अब 28 में से दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करें जरा, यहाँ आ जाए। ठीक है, तो आपके पास बुक वैल्यू मालूम करने के लिए कॉस्ट 1 लाख, उसमें से 90,000 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 10,000। इनको ज़रा सा इन नंबर्स को डिजिट को समझें, क्यों समझना ज़रूरी है, गलती नहीं होगी आइंदा। देखिए 18 सेम चल रहा है, क्यों, क्योंकि मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला। ग्राफ बनेगा ना सेम आंसर, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम ही स्ट्रेट लाइन मेथड है। बाकी मेथड्स के अंदर ऐसा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आप चाहते हैं तो इसे डायरेक्टली जो एक मरतबा आंसर आए 5 से मल्टीप्लाई कर लें और जो टोटल 90,000 आ रहा है वो लिख सकते हैं। इस मेथड के अंदर बुक में ऐसा मिलेगा मेथड। दूसरा कॉलम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ये 18 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 18 ये वाला आ गया। फिर इसके बाद इस 18 में ये 18 प्लस करें तो 36, 36 में 18 प्लस करें 54, 54 में 18 प्लस करें 72, 72 में 18 प्लस करें 90। एक तरीका, दूसरा तरीका 18, 18 और 18, 18, 18 और 18, 18, 18, 18 और 18,000, 18, 18, 18, 18 और 18,000। तो ये इस तरीके से टोटल बनता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बुक वैल्यू मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया डिटेल में।
बस एक बात याद रखनी है कि ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है इस हिसाब से, ये इसमें ऐड होता जाता है, ठीक है, ये बढ़ता है और जैसे जैसे ये वक्त के साथ बढ़ेगा ना, इस्तेमाल बढ़ता जाता है ना फिक्स एसेट का, वैसे वैसे बुक वैल्यू कम होती जाएगी। देखें एक और बात, अगर आपको कोई कहे ना एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, अगर आपको कोई कहे कि भाई कोस्ट बताना जरा, कोस्ट का फार्मूला, तो अलाउंस, ये दूसरे अल्फाजों में मैं तुम्हें बताऊं, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या माइनस हो रहा है, अगर ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो बुक वैल्यू में प्लस होगा, पीछे क्या ले जाएगा, कोस्ट। वैसे क्यों लिख सकता हूँ, बुक वैल्यू प्लस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, देखें बुक वैल्यू ये यहाँ है माइनस का है तो इक्वल के यहाँ आके प्लस का हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल के बाद क्या बच गया, कोस्ट। इसका मतलब हो गया कि अगर आप बुक वैल्यू और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को मिलाएंगे तो किसके बराबर है, कोस्ट के। आइए जरा देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू दोनों को मिलाओ, 18 और 82 कितना बना, 1 लाख, कोस्ट। 36 64 कितना बना, 1 लाख। 54 46 कितना बना, 1 लाख। 72 28 1 लाख। 90 और 10 मिलाकर 1 लाख। हर लाइन में 1 लाख रुपए बनेगा। इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है भाई कि आपकी इतनी मशीन इस्तेमाल हो गई, इतनी बाकी है, इस्तेमाल बढ़ गया, बाकी कम हो गई, इस्तेमाल बढ़ गया, मशीन इतनी बाकी है, अब इस्तेमाल बढ़ गया, मशीन इतनी बाकी है, अब इस्तेमाल बढ़ गया, मशीन इतनी बाकी है। ये हमारे पास इस तरीके से मशीन की दो चीज़ें, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक मेथड कंप्लीट हुआ है। आप एक बात याद रखेंगे हमेशा कि आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेज वैल्यू है 10,000 रुपये, ठीक है, हमेशा यहाँ पर कोई भी मेथड हो, यहाँ हमेशा सॉल्वेज वैल्यू ही आएगी। ठीक है, एक बात। अच्छा, आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएबल कॉस्ट, कॉस्ट 1 लाख माइनस सॉल्वेज वैल्यू यानी 10,000 कितना आ रहा है, 90,000 डेप्रिसिएबल कॉस्ट। यहाँ हमेशा आपके पास आनी चाहिए डेप्रिसिएबल कॉस्ट, हमेशा यही आएगी। ठीक है, ये आपके पास दो चीज़ें हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी है, इसी तरीके से हर फॉर्मूले के अंदर इसी तरह होगी। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, एक फॉर्मूला, ये आपके पास था स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है आर्स मेथड। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करके देगा, पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स, या फिर इसे लिखा जा सकता है एक्सपेक्टेड टोटल आवर्स। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, एक्सपेक्टेड टोटल आवर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले यही कैलकुलेशन करें, आप लिखें पर आवर
डेप्रिसिएशन लिखे उसमें कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपए, सॉल्वेज वैल्यू 10,000 रुपए। यूजफुल लाइफ इन आवर्स या टोटल एक्सपेक्टेड आवर्स टू बी यूज्ड, ये आपके पास एक्सपेक्टेड लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ इन आवर्स 45,000 आवर्स। मैंने लिख दिया 45,000 आवर्स, ठीक है। अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया पर आवर डेप्रिसिएशन, इसे माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 90,000 रुपये, ये रुपए में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45,000, आंसर आ गया ₹2। इस ₹2 का मतलब क्या है कि जब मशीन 1 घंटे चल जाती है तो कितने रुपए की उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या कितने रुपए की वो घिस जाती है, 2 रुपए की उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब वो कितने घंटे चली उसकी मालूमात क्वेश्चन में आपको दी गई होगी, मैं यहाँ पे इसको लास्ट में नीचे वो वैल्यूज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 12 अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ कि इसमें दोबारा नया इस फॉर्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज लिखी होंगी। ₹2 आपको डेटा में जब इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, आर्स वाले मेथड की, तो आर्स वाले मेथड में आपको डेटा में एडिशनल चीज़ दी हुई होगी कि एक्चुअल आर्स यूज्ड, एक्चुअल आर्स यूज दिए हुए होंगे, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये आपके पास ईयर का कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। फर्स्ट कर लो, चलो फिफ्थ में लिख रहा हूँ तो इसमें कैलकुलेट नहीं करूँगा। एक्चुअल आवर्स यूज्ड फर्स्ट ईयर में टोटल कितने आवर्स चल सकती है 45। मैंने इसको पहले साल चलाया 10,000 घंटे, ठीक है। चल इसको 12,000 करते हैं, इससे फिगर्स में वो ये होगी 12,000 घंटे। अगले साल मैंने इसको चलाया 8,000 घंटे, टोटल हो गए 20। फिर मैंने चलाया 15,000 घंटे, टोटल हो गए 35। फिर मैंने इसको चलाया, इसको मैं 16,000 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको चलाया 16,000 घंटे, ये हो गए 12, 8, 20, 36। फिर मैंने इसको चलाया 9,000 घंटे, इसकी लाइफ हो गई पूरी। यहाँ इसके लिए कोई आर्स नहीं बचे, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा, ये मैं डेटा यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए यहाँ मैं एक निशान लगा रहा हूँ। ये आपको जो डेटा दिया हुआ वो एक्चुअल आवर्स, ये निशान मैंने यहाँ लगा दिया से, ठीक है। अच्छा, अब आए जरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो पहले साल में मशीन यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्मूले के अंदर पर आवर डेप्रिसिएशन, उसको मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल आवर्स से। अच्छा बताएं जरा पर आवर डेप्रिसिएशन कितना है ₹2। पहले साल में 2015 में कितनी इस्तेमाल हुई है फर्स्ट ईयर में, मैं ये लिख रहा हूँ कि 2015 वाला साल है, ये 16 वाला साल है, ठीक है। ये 2017 वाला साल है, 2018 वाला साल है,
ये 2019 वाला साल है, ठीक है। अब आप कहेंगे इसकी लाइफ 5 ईयर थी सर, तो आपने इसको 4 साल तक कैसे कंप्लीट कर लिया? भाई वो लाइफ 3 ईयर्स के अंदर इस फॉर्मूले के लिए, इससे पहले वाले स्ट्रेट लाइन, इसके लिए हमारे पास आवर्स में होती है। भाई तुम 45,000 घंटे, तुम 45,000 घंटे 4 साल में देख लो, कैलकुलेट करके मैंने तो रफ लगा दिए, हो भी नहीं है नहीं, एक साल में कितने घंटे बनते हैं कैलकुलेट कर देना, ऐसा ना हो कि मैं गलत बता रहा हूँ पागल। 45,000 घंटे क्या हो जाते हैं 4 साल में, फर्ज कर लो हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले साल में कितने घंटे इस्तेमाल हुए? 12,000 घंटे, ठीक है। दूसरे साल में कितनी इस्तेमाल हुई? 8,000 घंटे। तीसरे साल में कितनी इस्तेमाल हुई? 16,000 घंटे। उसके बाद अगले साल में कितनी इस्तेमाल हुई? 9,000 आवर्स। ठीक है जी, ये आपके पास लास्ट ईयर खाली। क्यों भाई, क्यों खाली? लास्ट ईयर में इस्तेमाल ही नहीं हुई, 45,000 घंटे 4 साल में पूरे हुए। आए जरा देखें, पहले साल में 12,000 घंटे इस्तेमाल हुई, तो 1 घंटे जब मशीन इस्तेमाल होती है तो कितने रुपए की डेप्रिसिएट इसकी वैल्यू कम होती है? 2 रुपए की। 12,000 घंटे में कितनी कम हुई होगी? 24,000, डबल से कम हो रही है, 24,000। फिर इसमें 16,000, 32,000, 18,000, ठीक है जी, अलग अलग हो गए। इसका जब ग्राफ बनाया था यही बताया था कि अप डाउन जिगजैग किसी तरह भी बन सकता है, ठीक है। ये 24,000 यहाँ क्या आएगा? 24, ये 24 और इसे मिला दो, या इसे यूं मिलाकर लिख दो, 24 और 16 मिला दो, 40,000। 40,000 में 32 मिला दो, 72,000। 72 में 18 मिला दो, 90,000। यहाँ क्या आना चाहिए था? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। इस कॉलम में 90,000, आप देख ले डेप्रिसिएबल कॉस्ट ये हमेशा यही आएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। बुक वैल्यू में क्या आएगा? बुक वैल्यू का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट है, इसमें से अनाउंस हो डेप्रिसिएशन 24 हटाओ, 76,000 बचता है, यानी दोनों को मिलाओ तो 1 लाख बनता है, ठीक है। यहाँ कॉस्ट में से इसे माइनस करो, कॉस्ट माइनस 40,000, 60,000 बनता है। यहाँ कॉस्ट में से इसे माइनस करो, 28,000 बनता है। यहाँ कॉस्ट में से इसे माइनस करो, 10,000 बनता है। 10,000 क्या है? सॉल्वेज वैल्यू वाले कॉलम, यही आना चाहिए 10,000 रुपये। सॉल्वेज वैल्यू देख लें, 10,000 रुपये दी हुई है, ठीक है। ये आपके पास इस मेथड के अंदर जो आपके पास आर्स वाला मेथड है वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड कंप्लीट हो गया, आर्स वाला मेथड हमारे पास कंप्लीट हो गया। बाकी 3 मेथड हमारे पास रह गए, यूनिट वाला मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये 3 मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करें, इसी टेबल इसी डेटा के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।